तो फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से और एक ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमें दो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके रिलेटेड। अभी हम उसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, आने के चांसेस है जिनके। ठीक है, अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा थीटा। ठीक है, इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे कि साइन थीटा का वैल्यू अगर इतना होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कैसे करोगे आप? ऐसा तो नहीं कर सकते कि थीटा इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई साइन, तो नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स में नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं मीम, वहाँ पर ऐसा होता है कि साइन के साथ ये कैंसिल हो जाता है, ऐसे नहीं। तो कैसे करोगे इसको? करने के लिए इसका प्रोसीड्योर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले लिखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, है ना, क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखो। अभी मुझे बताओ कि साइन की किस एंगल में, ठीक है, मतलब साइन 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री में हमें √3/2 मिलता है। बोलो कौन सा होगा? साइन 0 डिग्री, 30, 45 या 60 या 90? तो अगर आपको टेबल याद होगा तो आपने देखा होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है भाई, साइन 60 डिग्री। तो √3/2 जो है वो हमें साइन 60 डिग्री करने पर मिलता है, इसलिए इसके जगह पर हमने साइन 60 डिग्री लिखा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, ओके। अभी बहुत क्या करेंगे कि साइन को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री। बट दिस इज़ नॉट द प्रोसेस, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट द आंसर। मतलब आंसर, हाँ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन कैंसिल करके नहीं, कुछ और करके। क्या? कंपैरिजन करके। पेयरिंग बोथ the sides we get। अभी मुझे बताओ कि अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वही राइट हैंड साइड में भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 60 थीटा के जगह पर हम कितना देंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री कितना देंगे ताकि हमें राइट हैंड साइड वाला वैल्यू मिले। तो अब क्या बोलोगे? दिमाग में कुछ आ रहा है? इसका आंसर होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 60 डिग्री देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन 60 डिग्री, राइट हैंड साइड में भी साइन 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा इक्वल टू 60। ठीक है, तो थीटा के जगह पर हमें 60 देना पड़ेगा जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन मतलब क्या? बराबर होना चाहिए दोनों साइड्स, है ना। तो बराबर करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में थीटा के जगह पर 60 डिग्री बिठाना पड़ेगा, तब जाके हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर देखने को मिलेगा। सो ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्रीज। समझ में आ गया कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन, कैसे हमने सॉल्व किया? ठीक है, तो ऐसे आपको करना है सॉल्व इसको। ठीक है, ओके। फिर और एक क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और भी हम करेंगे। फिर अगर
इफ़ tan थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड x, सॉरी tan थीटा नहीं, tan x इक्वल टू √3 देन फाइंड x। कैसे करोगे? सेम है जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, जिस प्रोसीड्यूर से किया था, वैसे ही इसको भी हमें करना है। कैसे? पहले लिखो tan x इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ कि tan के किस डिग्री एंगल में, ट्रायंगल के किस स्पेसिफिक एंगल में हमें √3 वैल्यू मिलता है। तो याद करके देखो टेबल को। तो tan 60 डिग्री में हमें √3 का वैल्यू मिलता है। तो √3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज देख लिखो tan x इक्वल टू tan 60 डिग्री। अभी हमें क्या करना है जिससे कि लेफ़्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि x के जगह पर 60 दे दो, तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी tan 60, राइट हैंड साइड में भी tan 60, तो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, comparing both the sides we get क्या? x इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब x को 60 डिग्री हमें बिठाना पड़ेगा, x की जगह पर हमें 60 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा। ठीक है भाई, जैसे हम करते हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे हम करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज करने के वक्त NCERT का हो, RS का हो, RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, जिस भी किताब का हो, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। ठीक है, नाउ फाइंड थीटा इफ, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, रोमन 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? सेम प्रोसीड्योर है, रोमन 1 करता हूँ पहले। 2 sin 2 थीटा बराबर है किसके साथ? √3 के बराबर है। अभी क्या करना पड़ेगा? 2 जो है ये sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे 2 को। ठीक है, तो 2 को इस तरफ लेके जाओ, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2। अभी √3/2 जो है वो साइन के कितने डिग्री एंगल देने के बाद हमें मिलता है? तो आप बोलोगे sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कि लेफ़्ट हैंड साइड में थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ओवरऑल जो वैल्यू आए यहाँ पर ये 60 के बराबर हो। तो क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे कि 2 थीटा इक्वल टू 60 कर दो, यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30। मतलब कि थीटा के जगह पर हमें 30 बिठाना है, फिर 2 × 30 हो जाएगा 60, तो यहाँ पर भी sin 60, यहाँ पर भी sin 60 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन comparing both the sides we get क्या होगा? 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ से थीटा क्या होगा? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो थीटा का वैल्यू आएगा 30 डिग्री और दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। रोमन 2 करो। रोमन 2 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। कैसे करोगे? सेम प्रोसीड्योर है भाई, सेम प्रोसीड्योर है। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, फिर 2 को, ये जो 2 है इसको हम लेके जाएंगे इस तरफ,
इनटू में है तो इस तरफ आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताओ कि cos कितना डिग्री देने के बाद हमें 1/2 मिलता है। तो आप बोलोगे cos 60 डिग्री देने के बाद हमें 1/2 वैल्यू मिलता है। अगर आपको टेबल याद है तो आप तुरंत चुटकियों में बता सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ टेबल को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। अभी मुझे बताओ कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें वैल्यू मिले 60। तो आप बोलोगे 60 को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब कितना 20। तो 3 × 20 60 इक्वल टू 60, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, on comparing both the sides we get क्या देखने को मिला, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, मतलब 20 डिग्रीज इज़ द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने इसको, कैसे सॉल्व किया। सेम प्रोसीड्योर है, सेम प्रोसीड्योर है, ठीक है, सेम प्रोसीड्योर है। अच्छा, अभी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके बताना है कैसा है, कैसे करोगे सॉल्व इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। यहाँ से फाइंड x, ठीक है। इफ़ tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, देन फाइंड x। कैसे करोगे, सिंपल सा मेथड है, सेम प्रोसीड्योर है। tan 3x इक्वल टू sin 45 का वैल्यू, सॉरी sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 लिखो। फिर इनटू cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो सबको कर लो भाई, वैल्यू निकालो। tan 3x इक्वल टू ये 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा 1/2, √2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा। और ये हाफ प्लस हाफ, मतलब 1 + 1, अगर एलसीएम 2 लेते हैं तो मतलब 2/2, मतलब कैंसिल होने के बाद 1। तो क्या दिखा, tan 3x का वैल्यू बराबर है 1 के साथ, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ tan कितना डिग्री होने के बाद हमें 1 मिलता है। तो मैं बोलूँगा tan 45 डिग्री होने के बाद हमें 1 मिलता है। टेबल आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं होगा कि कितना वैल्यू होने के बाद, कितना एंगल होने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री लिख देता हूँ 1 की जगह पर। अभी हमें x के जगह पर कितना देना है, तो 3 के साथ 3 इंटू x इक्वल टू 45। तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें जिससे कि 45 आए, तो आप बोलोगे 15 डिग्री। सो यहाँ पर भी 45 हुआ, इसमें भी 45 है, तो दोनों साइड इक्वल हुए, ठीक है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट क्या 3x इक्वल टू 45 डिग्री। फ्रॉम हियर x will be 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 15 डिग्री, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ऐसे करके आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं,
इसलिए मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अभी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। कैसा टाइप का क्वेश्चन है देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट करके रखो। वैसे तो सारे के सारे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मतलब आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आएंगे और आते भी हैं। इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड और a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा या फिर बराबर है और 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो a प्लस बी का वैल्यू 0 या फिर 0 से ज़्यादा है और 90 या फिर 90 से कम है। ओके, तो और भी क्वेश्चन है इसका, मतलब और भी इसका बड़ा क्वेश्चन है ये। और a अगर b से बड़ा हो तो, मतलब a का जो वैल्यू है b से बड़ा है, ठीक है, तब हमें फाइंड करना है a और b को। फाइंड a एंड b, कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कैसे करोगे ये? इजी है, जितने भी क्वेश्चन हम करते आए हैं अभी थोड़ी देर पहले वैसा ही है। पहला वाला देखो, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अभी मुझे बताओ साइन के कितने डिग्री होने के बाद, कितना डिग्री होने के बाद हमें 1 मिलता है? तो साइन के 90 डिग्री होने के बाद हमें 1 मिलता है। अगर आपको टेबल याद है तो आप बता सकते हो तुरंत, ठीक है ना। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 के जगह पर होगा साइन 90 डिग्री। अभी दोनों साइड को कंपैरिजन करेंगे तो कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जिससे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो? तो आप बोलोगे कि a प्लस बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए 90 डिग्री से। हाँ भाई, आपकी बात भी सही है, जिससे कि क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अच्छा देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो ऑन कंपेरिजन। ठीक है, मैं और ज़्यादा लिख नहीं रहा बिकॉज टाइम जो है लिखने से टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, आप समझ जाओ कि कंपेयर, हमने दोनों साइड को कंपेयर किया, फिर हमें ये पता चला कि a प्लस बी का वैल्यू 90 के बराबर होना चाहिए ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। ओके, और इसको इक्वेशन आप 1 मान लो, इट इज़ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर अभी ये वाला तो हो गया, अभी यहाँ से हम a माइनस बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। ऑल्सो साइन a माइनस बी का वैल्यू कितना है? वेट, हाँ 1/2। ठीक है, तो मुझे बताओ साइन कितना डिग्री होने के बाद वैल्यू 1/2 के बराबर होता है? तो साइन 30 डिग्री जो है उसका वैल्यू 1/3 मतलब हाफ के बराबर होता है। तो हाफ के जगह पर हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30। क्यों? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का वैल्यू अगर इक्वल करना चाहते हैं तो a माइनस बी का वैल्यू 30 के बराबर हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखो ब्रैकेट में ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन, और इसको आप मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, 1 को 2 से माइनस कर दो या फिर 2 को 1 से माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे कर सकते हो तैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 - 2 कर सकते हो, 2 - 1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। तो ये होगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही है, ये प्लस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
ये प्लस है, ये नीचे वाला माइनस है तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस था तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो बताइए। तो ये प्लस था, ये प्लस ए है और ये माइनस हो गया, अभी माइनस है तो प्लस है माइनस है कैंसिल। फिर प्लस बी, माइनस बी था प्लस हो चुका है तो प्लस बी क्या होगा 2b इक्वल टू 90 डिग्री प्लस में है, फिर -30 डिग्री मतलब क्या +60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्रीज। ओके, अभी b के वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, 1 भी 2 भी, कुछ किसी भी किसी एक में। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर b का वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब क्या 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया और b का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, और ये सेटिस्फाई करता है इस वाले क्राइटेरिया को। कौन सा वाला क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन है, a का वैल्यू b से बड़ा है। हाँ भाई, a का वैल्यू 60 है और b का वैल्यू 30 है, तो ऑब्वियसली a बड़ा है b से। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब आपको कंफ्यूज मतलब नर्वस करने के लिए है सब। ठीक है, असली तो यहाँ पर है, असली काम आपने यहाँ पर किया है, इन दोनों में असली काम आपने इन दोनों में किया है, बाकी का तो फालतू से चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया भाई कैसे सॉल्व हुआ ये। ठीक है, प्रोसीड्योर सेम है और इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस वाले को आपने मैं पढ़ाऊँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी, इसमें पढ़ाऊँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से हमें दो वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, अगर √3 साइन थीटा को कॉस थीटा से माइनस कर दो तो हमें वैल्यू 0 मिलता है, और जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है और 90 के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो नीचे ऐसा भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ बड़ा है। ठीक है, बड़ा छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू निकालो। ठीक है, √3 साइन थीटा माइनस कॉज थीटा इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या करेंगे, कॉज थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे, √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉज थीटा। ओके, अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें क्या करना है, या तो हमें साइन थीटा को सिर्फ रखना है या तो सिर्फ कॉस थीटा को रखना है, या फिर इन दोनों को हमें एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब एक ही रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब समझने की बात यह है, हमने मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा हमने जितने भी क्वेश्चंस किया यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म है tan, और यहाँ पर भी एक ही टर्म हमें लिखना पड़ता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर tan की जगह पर साइन बाई कॉज होता तो क्या हम लिख पाते कि tan 45 का वैल्यू का डिग्री इक्वल टू 1, फिर यहाँ से कंपैरिजन कर पाते, नहीं कर पाते। मतलब मेरा मतलब होगा कि सिर्फ एक ही रेशियो का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही रेशियो रहेगा, सिर्फ एक रेशियो। tan क्या है, सिर्फ ओनली 1 रेशियो है ये। ठीक है, मतलब सिर्फ कॉस रहना चाहिए, या फिर सिर्फ सेक रहना चाहिए, या फिर सिर्फ साइन रहना चाहिए, या फिर कॉसेक, या फिर सेक, या फिर कॉट, सिर्फ एक रेशियो होना चाहिए। एक से ज़्यादा रेशियो होगा तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो थीटा का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि साइन और कॉस को हम एक ही टर्म में, एक ही रेशियो में बदल लें। ठीक है, तो हमें क्या बताए, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगर हम ऐसे हमारे पास आता है किसी तरीके से, तो हम इसकी जगह पर हम tan थीटा बिठा सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं और थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटू 1 कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इंटू 1 करने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमारा ये जो कॉस थीटा है अब ये क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। नहीं तो अगर हम 1 नहीं देते हैं तो क्या समझाएगा कि कॉस थीटा जो है इस तरफ आने के बाद फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा।
लेकिन अगर हम इसमें इंटू 1 देंगे तब कॉस थीटा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3/sin θ डिवाइडेड बाई cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटू 1 देने से हमारा डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं। अगर इंटू 1 नहीं देंगे तो हम ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें √3 sin θ माइनस cos थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 को हमने इसलिए इंटू किया ताकि हमारा काम हो जाए और नुकसान भी ना हो, क्योंकि 1 के साथ इंटू करोगे तो 1 जो सपोज ए के साथ 1 इंटू करते हो तो ए ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हमने इसको इंटू 1 किया है। ठीक है, हमारा फ़ायदा भी हो गया और नुकसान भी नहीं हुआ किसी का। ठीक है, तो ये ऐसा होगा √3, अच्छा रुको, इंक जो है ना ऐसा रखता हूँ, हाँ, √3 sin θ डिवाइडेड बाई cos θ इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी sin θ बाई cos θ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताओ जल्दी, क्या होता है, tan θ। तो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan θ, √3 tan θ लिख सकते हैं भाई, इक्वल टू 1। अभी √3 क्या है, tan के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, सो tan θ इक्वल टू 1/√3। अभी 1/√3 tan के किस डिग्री वैल्यू में आता है, तो आप बोलोगे tan 30 डिग्री करते हैं तो हमें 1/√3 मिलता है। हाँ भाई तुम सही हो, यू आर करेक्ट। तो यहाँ से tan θ वैल्यू बराबर होगा tan 30 डिग्रीज के। ठीक है, अभी कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने के बाद थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम राइट हैंड साइड से एकदम इक्वल करना है तो थीटा के जगह पर हमें क्या बिठाना पड़ेगा, 30 डिग्री बिठाना पड़ेगा। 30 डिग्री बिठाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्रीज। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रोल किसने प्ले किया, इंटू 1 ने। इससे हमारा फ़ायदा हुआ और नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, हमारा काम भी हो गया और इसने कोई नुकसान किया भी नहीं, नो लॉस। ओके ओके, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में, नहीं कॉन्सेप्चुअल नहीं, अभी हम कुछ थियोरेटिकल बातें करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें ये जो आपको याद रखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसका इंक मैं चूज़ करूँगा, क्या चूज़ करूँ, ग्रीन चूज़ करता हूँ, इको फ्रेंडली बन जाता हूँ। ठीक है ना, तो इसको हम नाम देते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, आपको सोचना है, बस सोचना है और समझना है, विजुअलाइजेशन। ओके, सो विजुअलाइजेशन मैंने लिख लिया है। देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases from 0 to 1 and cos theta decreases from 1 to 0 when थीटा का जो वैल्यू है जब 0 से 0 डिग्री से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो और 90 डिग्री के बराबर हो या फिर छोटा हो। ठीक है, तो इसको हम टेबल से समझ सकते हैं। टेबल कहाँ गया, टेबल हाँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 1 तक। ठीक है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर हाफ हुआ, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा हुआ, यहाँ पर 1/√3 से ज़्यादा, 1/√2 के ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पर 1 हुआ। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है डिग्री के साथ साथ। ठीक है, थीटा के साथ साथ साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ओके, थीटा मतलब क्या, 0 डिग्री था, यहाँ पर 30 डिग्री हुआ। ठीक है, तो एंगल भी बढ़ रहा है, मतलब एंगल तो डिग्री भी बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू जो बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है और साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखो, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 1 हुआ, तो बड़ा कौन है, 1। मतलब क्या है कि 0 से 1 मतलब क्या, इंक्रीज़ हो रहा है, अपलिपमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, कुछ भी कह सकते हो, अपडेट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, इंक्रीज़ इन द वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। अभी साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा है कॉसेक। कॉसेक का होगा डिक्रीज़। ठीक है, कॉसेक थीटा का वैल्यू डिक्रीज़ होगा जितना जितना थीटा का वैल्यू आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ से,
क्या लिखा है देख लेते हैं। हाँ, इन द केस ऑफ कोसेक थीटा द वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 where 0 degree अच्छा थीटा इज greater equals to 0 degree and less equals to 90 degree। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 1 तक घटता जाता है। अभी इन्फिनिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। देखो ये 2 है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 से 1 तक जा रहा है, मतलब क्या बड़ा से छोटा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या वैल्यू डिक्रीज हो रहा है सिंपल भाषा में। तो 2 से 1 जा रहा है मतलब क्या, कुछ ज़रूर माइनस हुआ होगा, मतलब क्या वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसलिए कोसेक का होता है साइन का उल्टा। साइन में अगर अपलिपमेंट हो रहा है तो कोसेक में इसका उल्टा होगा, इसमें यू कैन से डिक्लाइन हो रहा है, इंक्लाइन नहीं हो रहा है। साइन में इंक्लाइन, यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, मतलब क्या वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसके बाद कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉस का वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, मतलब क्या 1 से 0 गया है। 1 से 0 मतलब क्या बड़ा से छोटा जा रहा है, मतलब क्या इनक्लाइन नहीं हो पा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है वैल्यू, मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं किसमें, कॉज थीटा में। ठीक है भाई, सब ये तो टेबल देख के समझ में आ रहा होगा आपको। 1 से 0 हो रहा है मतलब क्या कि बड़ा से छोटा हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू। ओके, अभी कॉस का उल्टा कौन है भाई, सेक का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, 1 से 2 हुआ, छोटा से बड़ा हुआ, मतलब क्या इंक्लाइन हुआ, इंक्रीज़ हुआ वैल्यू। 1 से 2 हुआ मतलब क्या कुछ तो हुआ ना, कुछ प्लस हुआ, कुछ इनटू प्लस, कुछ तो हुआ ना, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू हो गया इंक्रीज़। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हमेशा याद रखो, कॉज में डिक्रीज़ हुआ तो कॉज का उल्टा जो है सेक, उसमें इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो भी रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद टेन में क्या होता है, 10 में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है हमें। ठीक है, 10 में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है। कैसे, स्टार्टिंग में 0 है और यहाँ पर √3 है। √3 का वैल्यू क्या है, 1.732। तो 0 बड़ा या 1.732, तो ऑब्वियसली 1.732। तो 0 से 1.732 मतलब क्या कि वैल्यू छोटा से बड़ा हो रहा है, मतलब क्या इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो 0 से 1 ऐसे भी देख सकते हो आप, 0 से 1 हुआ मतलब क्या वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। 1 से √3, 1 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73, तो बड़ा कौन है 1.73, मतलब क्या इंक्रीज़ हो रहा है वैल्यू। और 10 का उल्टा कौन है, 10 का उल्टा है कॉट क्या होगा फिर, डिक्रीज़ होगा। जो आपको दिख रहा है देखो, √3 से 0 आ गया, √3 का वैल्यू 1.73, इससे 0 आ गया, मतलब क्या डिक्रीज़ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो कॉट का वैल्यूज़ जो होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं एंगल्स बढ़ने के साथ साथ। मतलब 90 डिग्री में 0 आया तो 180 डिग्री में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर थीटा के वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा नहीं होते, 90 के अंडर रहते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा 11 में कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ मुलाकात करवा ही देता हूँ क्योंकि ज़रूरत है। देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट हम बनाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड आपको पता ही है भाई, आपने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हुआ है तो आपको पता ही है। ओके, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सब स्टार्टिंग किया यहाँ से। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। अगर मैं 0 डिग्री से इस तरफ जाता हूँ 90 डिग्री अगर मैं जाता हूँ तो कहाँ पर होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब क्या ये वाला जो पोजीशन है मेरा वो क्या यहाँ पर है 90 डिग्री वाला पोजीशन है। यहाँ से मैं और 90 डिग्री जाऊँगा तो यहाँ से मैं और 90 डिग्री जाऊँगा तो मतलब यहाँ से और 90 डिग्री जाऊँगा तो कितना होगा, ये वाला जगह का एंगल क्या होगा 180। क्यों, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक गया 90, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 90, तो 90 + 90 कितना हुआ 180, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी 180 से मैं और एक बार 90 डिग्री जाऊँगा तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा मेरा 270 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं फिर से 90 डिग्री जाऊँगा तो यहाँ से फिर से मैं 90 डिग्री गया।
ठीक है। यहाँ से वैसे मैं 90 डिग्री गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मेरा वैल्यू होगा 360 डिग्री। ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग किया यहाँ से 0 डिग्री से, 0 डिग्री से मैं परपेंडिकुलर गया। ठीक है। तो 90 डिग्री में यहाँ पर होगा, तो ये वाला रीजन होगा 90 डिग्री का। फिर यहाँ से इस तरफ गया 90 डिग्री फिर से, तो ये वाला रीजन होगा 180 का। और फिर यहाँ से मैं 90 डिग्री गया, यहाँ पर होगा 270, तो ये वाला रीजन है 270 का। और फिर यहाँ से मैं इस तरफ गया 360 डिग्री, तो यह रीजन है 360 और 0 का। ठीक है। ओके, तो ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 के रेंज में रहता है, मतलब क्या, इस वाले क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है। क्वाड्रेंट ही मान लो इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, 90 के बराबर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 डिग्री के बराबर या फिर 0 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री से छोटा। अगर इस रेंज में रहता है थीटा का वैल्यू, तब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जितने भी 6 हैं, 6 के 6 सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे। ठीक है। थोड़ा सा याद करके देखो, ऑल टी रेशियोज़ जो होंगे उनका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, अगर थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहता है तो। ठीक है। तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है। इन दोनों के अलावा जितने भी रेशियोज़ हैं, कॉज, सेक, टैन, कॉट, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है। रेस्ट टी रेशियोज़ नेगेटिव। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा थीटा का वैल्यू, और 180 के बराबर होगा या फिर 180 से कम होगा। ठीक है। 180 के बराबर भी हो सकता है और 180 से कम भी हो सकता है। ठीक है। तब क्या होगा, तब साइन और कॉसेक का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन सब के वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नॉलेज में रख सकते हो बाकी का, ये क्योंकि ये 11 का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, इसलिए आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। फिर आएगा कॉज और सेक, सॉरी यहाँ पर होगा कॉट और टैन होगा। ठीक है। टैन और कॉट या फिर कॉट और टैन इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव। सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक होते हैं। ठीक है। मैंने गलत बोला था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 180 से ज़्यादा होगा और 270 के बराबर या फिर 270 से छोटा होगा। ठीक है। इसमें हमें कॉट और टैन थीटा के वैल्यूज़, टैन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव और बाकी के रेस्ट टी रेशियोज़ नेगेटिव। ठीक है। मतलब साइन, कोसेक, कॉज और सेक होंगे नेगेटिव, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 270 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है या फिर 360 के बराबर होता है। ओके। इस क्वाड्रेंट में कॉज थीटा पॉजिटिव होता है और कॉज का उल्टा रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होता है। ठीक है। नेगेटिव टी रेशियोज नेगेटिव। ठीक है।
तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्लास 10 में सिर्फ 90 डिग्री तक ही करवाया जाता है। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री तक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारे आसानी के लिए, ठीक है, इस सबको 90 तक ही रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 90 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कुछ रेशियोज़ का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्लास 10 में सिर्फ 90 तक ही आपको करवाया जाता है, क्लास 11 में आपको सारे के सारे एंगल्स में करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी क्लास 10 की बात हो रही है, तो क्लास 10 पर हमें फोकस करना है, ठीक है, फोकस, समझ में आ गया। इसलिए क्लास 10 में सिर्फ 90 तक ही बाउंड्री होता है, लेकिन क्लास 11 में ये पूरा स्टेडियम में आपका होता है, ठीक है। ओके, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो आपको आपके दिमाग में रखनी है। अगर नहीं रख पाए कोई बात नहीं, क्लास 11 में भी अपन का वीडियो आएगा, ठीक है ना। ऑप्शनल रीडिंग, ऑप्शनल रीडिंग, ये आप ऑप्शनल है आपके दिमाग में। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना बहुत अच्छा लगता है तो रखो भाई, नो प्रॉब्लम। नॉलेज रखना अच्छी बात है, नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा आपको सीखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नॉलेज रखो, नॉलेज रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ का नॉलेज रखना इज़ वेरी गुड। ओके, तो अभी क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आज का वीडियो एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इफ़ A and B are acute angles, such that tan A equal to, अच्छा इसको इधर लिखता हूँ भाई, जगह नहीं होगा वहाँ पर। tan A equal to 1/2 and tan B equal to 1/3 and tan A plus B equal to tan A plus tan B divided by -1 minus tan A into tan B. Find A plus B, ठीक है। कैसे करोगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी तो करवाता हूँ। कैसे करोगे, क्वेश्चन में गिवन है tan A का वैल्यू हाफ है, tan B का वैल्यू 1/3 है, और tan A प्लस B का वैल्यू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B के बराबर है। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड A प्लस B ओनली। कैसे करोगे, पहले तो इस वाले इक्वेशन से हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ इंतज़ाम करते हैं। tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B। tan A का वैल्यू हमें पता है कितना, हाफ, प्लस tan B का वैल्यू भी पता है 1/3, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A का वैल्यू हमें पता है 1/2 इंटू tan B का वैल्यू पता है 1/3। हो गया, यहाँ से लिख लो भाई, एलसीएम होगा 6, तो ये होगा 3 + 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये होगा 1/6, तो ऊपर होगा 5/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम होगा 6, 13 कैसे हो गया ये, एलसीएम होगा 6, ये होगा 6 - 1, तो ये होगा 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6, तो सारे के सारे कैंसिल, क्या आ रहा है 1, और किसके बराबर है, tan A प्लस B इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, अभी मुझे बताओ tan कितना डिग्री होने के बाद 1 मिलता है, तो आप बोलोगे tan 45 डिग्री पर हमें 1 मिलता है। ओके, वेरी गुड। tan A प्लस B
इक्वल टू 1 की जगह पर लिखेंगे tan 45, बिकॉज tan 45 डिग्री करने के बाद हमें 1 मिलता है। तो ऑन कंपैरिजन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ऑन कंपैरिजन a प्लस बी का वैल्यू 45, मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का वैल्यू अगर हम 45 पुट करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो ये था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।